सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य बाय पीबी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल रहा होगा अपने नाम से ही, चैनल के नाम से ही दोस्तों, कि हम हिंदी विषय की तैयारी करते हैं जो कि यूजीसी नेट से संबंधित है दोस्तों। और हम साथ में यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर की भी इसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम ये फर्स्ट पेपर की तैयारी इस चैनल के माध्यम से अपने सिलेबस के तहत, सिलेबस जैसा है उसी के अनुसार हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक की ओर जाने से पहले दोस्तों, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आपको फर्स्ट पेपर की भी वीडियोस अवेलेबल होगी, क्लास अवेलेबल होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक, गैगने और ब्रिक्स के अनुसार के द्वारा वर्गीकरण, किस चीज़ का वर्गीकरण है दोस्तों? ये है उद्देश्यों के स्तर को अनेक प्रकार से विभाजित किया है। किसने? गैगने और ब्रिक्स के अनुसार। दोस्तों, इसका पिछला वीडियो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो दोस्तों इसके प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर पिछले वीडियो देखेंगे, तभी आपको इस वीडियो ये वीडियो जो है तभी ये वीडियो आपको समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की ओर। तो गैगने एवं ब्रिक्स के द्वारा शिक्षण के उद्देश्य को निम्नलिखित स्तरों पर विभाजित किया गया है। पहला पॉइंट है दोस्तों आपके सामने। तो पहला पॉइंट क्या है? ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज। इस श्रेणी में किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण स्तर, स्मरण शक्ति एवं विचार कौशल को विकसित करने हेतु तकनीकों एवं विधियों को समावेशित किया जाता है। तो गैगने के अनुसार पहला दोस्तों जो ज्ञानात्मक क्षेत्र है, ज्ञान के क्षेत्रों में जो हम रणनीतियाँ बनाते हैं, कुछ क्या बोल नियम को बनाते हैं, नियम बनाते हैं कि हमें किस तरह से व्यक्ति के शिक्षण को बनाना, स्वयं पढ़ें, स्वयं अपने स्मरण शक्ति को में विकास करें, कुछ विचार कौशल उनमें उत्पन्न हो, विकसित हो। ये सब तकनीक के द्वारा करते हैं दोस्तों। किस तकनीक विधियों बनाते हैं जिसके अनुसार ज्ञानात्मक रणनीतियाँ ज्ञानात्मक रूप से उनका विकास हो सके। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है बौद्धिक कौशल, इंटेलेक्चुअल स्किल्स। ठीक है, बौद्धिक कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने का महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। बौद्धिक कौशल दोस्तों, तो ये है किसके अनुसार? गैगने और ब्रिक्स के अनुसार है दोस्तों। किसके अनुसार है? गैगने और ब्रिक्स के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। शिक्षण के जो उद्देश्य है उनका वर्गीकरण किया गया है दोस्तों। तो उसमें सेकंड पॉइंट क्या है? बौद्धिक कौशल, इंटेलेक्चुअल स्किल। तो बौद्धिक कौशल किसी समस्या को सुलझाने, दोस्तों अगर हमारे सामने किसी समस्या है उसको सुलझाने और सीखने में की अवधारणा जो है और कई प्रकार के नियम को महत्वपूर्ण सिद्ध बताया है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है मनोदृष्टि, एटीट्यूड। क्या है दोस्तों? एटीट्यूड। एक एप्टीट्यूड होता है जो दोस्तों, ये है एटीट्यूड, मनोदृष्टि, इसको इंग्लिश में एटीट्यूड बोलते हैं। यह किसी व्यक्ति की आंतरिक एवं मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। जो मनोदृष्टि है दोस्तों, किस प्रकार का वो सामने वाला व्यवहार कर रहा है, स्टूडेंट हो, शिक्षण हो, शिक्षक हो, या हमारा मित्र हो, पाठ्य क्लासमेट हो, कोई भी हो दोस्तों, तो वो उसकी मनोदृष्टि किस तरह की है वो खुद व्यक्त कर पाता है। ठीक है, उसको देखने से ही पता चल जाता है कि इसकी मानसिक स्थिति कैसी है। वो अपना पर्सनल एटीट्यूड होता है दोस्तों, उसमें सुधार ला सकते हैं और या फिर सुधरा है तो उसको मतलब वो दोनों प्रकार से है दोस्तों, बिगड़ भी सकता है और सुधर भी सकता है। कुछ एटीट्यूड इस टाइप के होते हैं उसके अंदर, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला पॉइंट है मौखिक सूचना, ऑरल इन्फॉर्मेशन। मौखिक सूचना का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में होता है। क्या है दोस्तों? मौखिक सूचना। मौखिक सूचना का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता, मोटर स्किल्स एंड फिजिकल एबिलिटीज। ठीक है, तो इस स्तर पर मस्तिष्क, तंत्रिका प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं एवं उनमें सामंजस्य कैसे स्थापित करना है इसके अंतर्गत आता है।
हमारा जो शरीर है दोस्तों, इसके अंतर्गत मस्तिष्क होता है, हमारे तंत्रिका तंत्र होते हैं दोस्तों, हमारे अंदर अनेक प्रकार की स्नायु तंत्र होते हैं जो कि एक साथ सामान्य जैसे बनाते हैं, एक साथ जुड़ते हैं और फिर वो किस टाइप का व्यवहार करते हैं वो इनके इस संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम शिक्षण के स्तर। क्या देखते हैं दोस्तों, मुख्य पॉइंट है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है ये स्तर जो शिक्षक के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में जो स्तर हो, 3 प्रकार के स्तर बताए गए हैं। ठीक है, तो पहला स्तर स्मरण शक्ति, दूसरा है दोस्तों समझ और तीसरा है विचारात्मक। तीनों स्तर बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत। ठीक है, तो हम इसको डिटेल्स में देखते हैं। सर्दी खांसी हो गई है दोस्तों, इसलिए वीडियो नहीं ला पाया था। शिक्षण एक स्वदेश प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है दोस्तों, स्वदेश प्रक्रिया है। यह या कह सकते हैं कि यह कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। शिक्षण और सीखने का घनिष्ठ संबंध है, यहाँ तक कि शिक्षण सीखने का ही एक प्रत्यय माना जाता है। एक ही पाठ्य वस्तु को विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाया जाता है क्योंकि पाठ्य वस्तु का अपना स्वरूप होता है जिससे शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है और अधिगम के विभिन्न स्तरों को प्रभावित किया जाता है। शिक्षण के उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट होने चाहिए, तभी शिक्षक प्रभावशाली साधनों का प्रयोग कर इसे अधिक शक्तिवान बना सकता है। ठीक है दोस्तों, शिक्षण और जो शिक्षक होता है वो सीखने या उन्हें ज्ञान देने के लिए दोनों जो शब्द है ज्ञान और शिक्षण, दोनों एक दूसरे के पूरक है दोस्तों। अगर हमें किसी चीज़ को सीखना है तो हमें शिक्षक या शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा ही हम कुछ सीख पाते हैं। ठीक है, तो विद्यालय स्तरों पर हमें पढ़ना पड़ता है, क्लास में जाना पड़ता है, कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों, उस रूल्स को फॉलो करना होता है, तभी हम कुछ सीख पाते। अगर हम क्लास में जाएंगे और हम सीखने के उद्देश्य से नहीं जाकर हम उसमें टाइम पास के उद्देश्य से जाएंगे तो दोस्तों हम कभी उसमें से कुछ सीखने नहीं जाएंगे, ना ही हम सीख पाएंगे। हम सिर्फ मस्ती के उद्देश्य से जाएंगे तो तब हम कुछ भी वहाँ से हम सीख नहीं पाएंगे और हमारा मानसिक विकास, शारीरिक विकास तो हो जाएगा, मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम पहला पॉइंट पर चलते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया की परिस्थितियों को हम एक सतत क्रम विचारशील क्रिया की अवस्थाओं या स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। नीचे की अवस्थाएं उच्च अवस्थाओं के लिए पूरक का कार्य करती है, जैसे उद्देश्य की प्राप्ति में ज्ञान उद्देश्य पूर्वक का कार्य करता है। ठीक है, शिक्षण के इस सतत क्षेत्र को प्रमुख रूप से 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। कितने स्तर दोस्तों, तो 3 स्तर जो बता दिया है मैंने। ठीक है, तो पहला स्तर है दोस्तों, पहला स्तर है आपके सामने स्तर या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षण व्यवस्था, जिसको किसने प्रतिपादित किया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्वर्ड। इसको क्या कहते हैं, हार्वर्ड शिक्षण मॉडल। इसको किसने प्रतिपादित किया है, हार्वर्ड ने किया। स्मृति या फिर इसको स्मरण शक्ति स्तर भी कहते हैं, जिसको हार्वर्ड ने प्रतिपादित किया है। ठीक है, अगला है बोध स्तर या समझ स्तर। ठीक है, इसको मॉरिसन शिक्षण मॉडल कहते हैं, मॉरिसन शिक्षण मॉडल कहते हैं बोध स्तर को। ठीक है, और इसके प्रतिपादन है करने वाले हैं मॉरिसन। किसने किया है, मॉरिसन ने किया। अगला पॉइंट चिंतन स्तर की शिक्षण व्यवस्था, इसको हंट शिक्षण मॉडल कहते हैं, हंट शिक्षण मॉडल कहते हैं दोस्तों, हंट शिक्षण मॉडल, और इसको प्रतिपादित करने वाले हैं हंट। ठीक है, तो हम तीनों स्तरों को अब डिटेल्स में देखेंगे। पहला स्तर है आपके सामने स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर।
ठीक, पहला स्तर इम्पोर्टेंट स्तर इसको देखते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण की क्रियाएं ऐसे अधिगम की परिस्थिति को उत्पन्न करती है जिसमें विषय वस्तु के तथ्य को छात्र केवल कंठस्थ कर सके। इस स्तर पर प्रत्यास्मरण तथा रहने की क्रियाओं पर जोर दिया जाता है। सार्थक तथा संबंधित पाठ्य वस्तु आसानी से याद हो जाती है, जबकि निरर्थक वस्तुओं को याद करने में कठिनाई होती है। तथ्यों को कंठस्थ करने की क्षमता का बुद्धि से सीधा संबंध नहीं होता। एक मंदबुद्धि बालक भी तथ्यों को कंठस्थ करके अधिक समय तक याद रख सकता है तथा इसके विपरीत भी हो सकता है। दोस्तों, आपको अपनी बचपन वाली यादें याद होगी, बचपन की यादें। जैसे स्कूल, हम प्राइमरी लेवल पर स्कूल जाते थे तो हमें कोई भी जैसे हम ABCD पढ़ते थे तो हमें ABCD को एक बच्चे को खड़ा करने के बाद वो एक बच्चा चिल्ला चिल्ला के रट्टा मरवाता था। बड़े जितनी ताकत होती थी हमारे अंदर वो सारी ताकत लगा देते थे। क्या बोलने में ABCD, अनाराम इमली कुलूट, ये सब बोलने में हम पूरी पूरी ताकत लगा देते थे। एक व्यक्ति खड़ा होता था, एक स्टूडेंट खड़ा होता था और सारे बच्चे एक साथ आवाज लगाकर बोलते थे। तो दोस्तों, वो हमारे अंदर पहला, तो आप समझते हैं स्मृति स्तर है। स्मृति स्तर से आपको स्पष्ट समझ आ रहा होगा कि हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम सिर्फ याद रट्टा मार सकते हैं, रट्टा मारने के अलावा हम समझ नहीं सकते। तो हम रट्टा मारने के अनुसार हम कुछ सीख पाते हैं और कुछ लंबे समय तक उसको हम याद रख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके विपरीत भी हो सकता है। इसके विपरीत भी ये होता है कि हम उसे याद नहीं रख पाते हैं, हमारा माइंड डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, अब है स्मृति स्तर के शिक्षण मॉडल के उद्देश्य। ठीक है, इस स्तर के मॉडल का हार्वर्ड ने वर्णन किया है। किसने किया है दोस्तों? हार्वर्ड ने। स्मृति स्तर के शिक्षण के मॉडल के प्रारूप का वर्णन 4 पक्षों में किया गया है। तो पहला है दोस्तों, उद्देश्य बताया गया है। स्मृति स्तर के कौन कौन से इस उद्देश्य होते हैं वो हम देखते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में निम्नांकित क्षमताओं का विकास करना है। ठीक है, मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण क्या होता है दोस्तों? पहला पॉइंट है मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण। दोस्तों, हम पहले छोटे बच्चों को मानसिक पक्षों पर शिक्षा देते हैं, उनमें सीखने की प्रक्रिया, सीखने की क्षमता को बढ़ाते हैं रट्टा मरवा के। ठीक है, अगला पॉइंट है तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना। तो हमारा मेन उद्देश्य होता है जो हम पढ़ा रहे हैं उसका ज्ञान प्रदान करना होता है। तीसरा पॉइंट है सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यास्मरण रखना। दोस्तों, जो हमने सीखा है अनाराम इमली ABCD 1 2 3 4, उसको हम फिर से ही उसको स्मरण दिलाते हैं या फिर हम उसको रिपीट कराते हैं। ठीक है दोस्तों, रिपीट कराना होता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यास्मरण करना तथा उन्हें पुनः प्रस्तुत करना। ठीक है दोस्तों, जो हमने सीखा हुआ ज्ञान है या जो कुछ सीखा है, कुछ तथ्य हमारे अंदर सीखा है, तो उसे हम स्मरण करेंगे, उसको फिर से दोहराएंगे। ठीक है, वो पहला पॉइंट और ये पॉइंट सेम है। ठीक है, इसमें शिक्षण का मॉडल ऐसा प्रारूप होना चाहिए जिससे इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अब है दूसरा, संरचना। हार्वर्ड ने शिक्षण प्रक्रिया में प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया है। ठीक है, संरचना के हार्वर्ड के अनुसार है दोस्तों, स्मृति स्तर जो है उसमें प्रस्तुतिकरण को बहुत अधिक बल दिया है। क्या दिया? प्रस्तुतिकरण को। दोस्तों, अगर प्रस्तुतिकरण नहीं दे पाएगा तो हम कैसे जानेंगे कि इस स्टूडेंट का दिमाग डेवलप कर पाया है, विकास कर पाया है, या फिर इसको कुछ याद हो पाया है, या फिर इसको कुछ समझ आया है। ठीक है, हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली स्मृति स्तर के शिक्षण को संरचना का प्रारूप प्रदान करती है। हार्वर्ड के 5 सोपान इस प्रकार है। कितने प्रकार से बताया है स्मृति स्तर के शिक्षण की संरचना? 5 प्रकार से बताया है दोस्तों। तो 5 प्रकार को हम अब डिटेल्स में देखते हैं। तैयारी करना, पहला है तैयारी करना। शिक्षक पाठ्य वस्तु के सार्थक विचारों को अपने चेतन मस्तिष्क में लाता है और छात्रों को उन तथ्यों के लिए अनुभव प्रदान करता है जिससे छात्र उन तथ्यों को प्रत्यास्मरण कर सके।
इसके लिए शिक्षक को प्रस्तुतिकरण से पूर्व ही तैयारी करनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, पहला पॉइंट है तैयारी करना। तो हमें भी जो कुछ योजना बनाना है ना दोस्तों, तो उसका पाठ्य वस्तु के अनुसार हमें उन विचारों के अनुसार अपने मस्तिष्क में चेतना जागृत करना होता है दोस्तों। अनेक छात्रों को तथ्यों के लेकर कुछ अनुभव प्रदान करना होता है, और जो हम सिखाए हुए हैं उन्हें उन्हें याद दिलाना होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद याद दिलाने के बाद दोस्तों उनसे हम प्रस्तुतिकरण कराना होता है। ठीक है, इस स्तर के अनुसार। ठीक है, अब है अगला पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। शिक्षक नवीन तथ्यों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करने में यह ध्यान रखा जाता है कि उसका छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित किया जा सके। प्रस्तुतिकरण में शिक्षक के कार्य सुनिश्चित होने चाहिए तथा शिक्षक को पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के प्रारूप की 3 प्रमुख विशेषताएं भी है दोस्तों। प्रस्तुतिकरण की भी 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। तो दोस्तों प्रस्तुतिकरण का अर्थ आपको स्पष्ट समझ आ रहा होगा उसके पॉइंट के अनुसार ही। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट 3 पॉइंट देखते हैं, 3 विशेषताएं देखते हैं। सुनिश्चितता। प्रस्तुतिकरण में पाठ्य वस्तु का रूप निश्चित होता है। ठीक है। पूर्व कथनीयता। प्रस्तुतिकरण द्वारा किस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाएगा, इस कथन पहले ही कर लिया जाता है। अगला है विशेषताओं में तीसरी लास्ट विशेषता, ज्ञान का स्वरूप देखा जा सके। ज्ञान के विशिष्ट रूप का प्रस्तुतिकरण ऐसा हो जिसका अवलोकन हो सके। ठीक। अगला तुलना एवं समरूपता। ठीक, तुलना एवं समरूपता। यदि शिक्षक प्रथम 2 सोपानों का अनुसरण भली प्रकार कर चुका है, तब छात्र नवीन तथ्यों की समानता की तुलना कर सकते हैं। छात्र क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर हमने प्रथम 2 सोपानों का अनुसरण भली भांति कर चुके हैं, तो दोस्तों छात्र नवीन तथ्यों की भी तुलना कर सकता है। नए तथा पुराने विचारों में संबंध भी स्थापित कर सकते हैं और उनमें सम्मिलित तथ्यों का भी चयन कर सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है सामान्यीकरण। इस सोपान के अंतर्गत छात्र 2 या 2 से अधिक तथ्यों में सम्मिलित तत्वों को बताने का प्रयास कर सकता है और उनके आधार पर कोई सिद्धांत निकाल सकता है, जिसको सामान्यीकरण कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है उपयोग। नवीन सीखे हुए ज्ञान एवं सिद्धांतों का अन्य तथ्यों अथवा समस्याओं के समाधान के प्रयोग होता है। अतः शिक्षक को ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे छात्र सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था, हार्वर्ड के अनुसार जो संरचना है वो कितने प्रकार की बताई गई थी, 5 प्रकार की बताई गई थी। तो पहला है तैयारी करना या योजना बनाना, दूसरा है उसी योजना को प्रस्तुतिकरण करना, फिर इसके बाद उसी योजना को अनेक रूपों में तुलना करना, उसके समरूपता को तैयार करना। ठीक है। उसके बाद फिर सामान्यीकरण करना, फिर उसका उपयोग करना। ये 5 प्रकार बताए गए हैं हार्वर्ड का क्या है, स्मृति स्तर। ठीक है। तो अब इसमें है तीसरा सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली। शिक्षक एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। इसमें सामाजिक व्यवस्था का विशेष महत्व है। छात्र और शिक्षक इसके सदस्य होते हैं। स्मृति स्तर पर शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है। शिक्षक का व्यवहार अधिकारपूर्ण रहता है। शिक्षक का मुख्य कार्य पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण करना, छात्रों की क्रियाओं को नियंत्रित करना, उनको अभिप्रेरण प्रदान करना। छात्र का स्थान शिक्षण में गौण होता है, वह केवल श्रोता का कार्य करता है और शिक्षक को आदर्श मानकर उसका अनुसरण करता है। स्मृति स्तर पर अभिप्रेरणा का बाह्य रूप ही अधिक प्रस्तुत किया जाता है। शाब्दिक प्रेरणा, पुरस्कार आदि विशेष रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत ये होता है दोस्तों कि हम किसी भी क्लास में प्राइमरी स्तर पर या स्मृति स्तर पर दोस्तों हम बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, जैसा पढ़ाया जाता है, बच्चा उसी को सही समझता है और वो चुप बैठा रहता है। जो हम भाषण या जो हम उसको बताते हैं वो बहुत गौर से देखता है, समझता है, लिखता है, लिखने की कोशिश करता है
और जैसा हम बताएंगे वो उसके मस्तिष्क में स्थापित कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है सामाजिक प्रणाली। अगला है दोस्तों मूल्यांकन प्रणाली। क्या है मूल्यांकन प्रणाली? इस स्तर के इस स्तर के शिक्षण का मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, परीक्षा में रटने की क्षमता पर ही अधिक बल दिया जाता है। इसके लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण में प्रत्यास्मरण पद, अभिमान पद आदि का प्रयोग किया जाता है। निबंधात्मक परीक्षा अधिक उपयोगी नहीं होती दोस्तों। इसमें जो दोस्तों हम सिर्फ परीक्षा में रटने की क्षमता को अधिक बल देते हैं। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्यास्मरण पद, अभिमान पद आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वस्तुनिष्ठ और प्रत्यास्मरण। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, आप देखते हैं इसके अंतर्गत डब्बे के अंदर जो इम्पोर्टेंट सुझाव लिखा है स्मृति स्तर के शिक्षण के लिए, वो हम देखते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण को अधिक उपादेय तथा प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नांकित सुझाव दिए जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? पुनरावृत्ति एक लय में की जानी चाहिए। तो पुनरावृत्ति मतलब बार बार एक ही शब्द को हम बार बार बुलवाएंगे बच्चों से, स्टूडेंट से, और वो भी लय के अनुसार। जैसे हम गीत गाते हैं 1 2 3 इस टाइप से दोस्तों, आपने भी पढ़े होंगे, मेरे को भी बचपन की याद आती है। हम भी मैं अपने गांव में प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ दोस्तों, तो मुझे अच्छे से याद है कि हम किस टाइप से पढ़ते थे, किस टाइप से मौज मस्ती मज़ा करते थे दोस्तों। बहुत मज़ा आता था प्राइमरी लेवल के बारे में, अभी सोचते हैं तो अच्छा लगता है याद करने पर। ठीक है दोस्तों, तो आप खुद को ही मतलब पता होगा कि हम किस टाइप से पढ़ते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है पाठ्य वस्तु को सार्थक बनाया जाए। पाठ्य वस्तु को सार्थक बनाया जाए, जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों उसको याद होना चाहिए, उस वो सार्थक होना चाहिए, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सार्थक होना चाहिए। प्रत्यास्मरण तथा पुनः प्रस्तुति का अधिक अभ्यास किया जाना चाहिए। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है उसको स्मरण कराना, प्रस्तुति कराना, अधिक से अधिक रूप से अभ्यास कराना, ये सब है। पाठ्य वस्तु क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाए, पाठ्य वस्तु को भी क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगला, थकान के समय शिक्षण नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों को थकान है तो शिक्षण नहीं करना चाहिए। हमें अगर थकान है तो हम भी, टीचर को भी अगर थकान है तो उसे भी नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समग्र पद्धति का ही प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण के सभी बिंदुओं को समग्र रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अभ्यास के लिए अधिक समय नहीं दिया जाना चाहिए। अभ्यास के लिए अधिक समय नहीं दिया जाना चाहिए, कुछ छोटे रूप में ही, छोटा पीरियड के रूप में ही पढ़ाना चाहिए। अधिक समय के लिए पढ़ाएंगे तो बच्चा बोर हो जाएगा, एक ही एक सब्जेक्ट को पढ़ पढ़ के बोर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसका मन नहीं लगेगा। ठीक है, स्मृति स्तर का शिक्षण केवल तथ्यों को रटने, याद करने तथा ज्ञान उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं, अपितु बोध तथा चिंतन स्तर के शिक्षण में भी सहायक होता है, उनके लिए आधार प्रदान करता है। अगर स्मृति स्तर ना हो, स्मृति स्तर से हम ही बोध स्तर पर जाते हैं, बोध स्तर से जाने के बाद फिर हम चिंतन स्तर पर जाते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हुआ आज की वीडियो में स्मृति स्तर, जो कि हार्वर्ड के अनुसार दिया गया है। हार्वर्ड ने ही इसको प्रतिपादित किया है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बोध स्तर। बोध स्तर को पढ़ेंगे दोस्तों, जिसको किसने दिया है? आप बताइए। मॉरिसन ने दिया। किसने दिया है दोस्तों? उसको प्रतिपादन, बोध स्तर को प्रतिपादन किया है मॉरिसन ने। ठीक है, उसको मॉरिसन का शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उसको हम अगले वीडियो पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपको इससे कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। सब्सक्राइब करते समय दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।